विलेन मदनपुरी को तो आप अच्छी तरह से भलीभांति जानते होंगे। बहुत ही अच्छे विलेन थे उस ज़माने के, उस दौर के, और बहुत सारे लोग इनकी फुल रिस्पेक्ट किया करते थे। बहुत ही नेक और दरियादिल इंसान भी ये थे। दोस्तों, हैरान कर देगा इन एक्टर का बेदर्द मरना। यहाँ पर ये एक्टर जब मरे थे, इनकी मौत हुई थी, तो बड़े ही कहते हैं एक तरह से जो लोग इनको देखते थे वह भी रोने लगते थे। जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था वह भी रोने लगता था इनकी परिस्थिति को देखकर। और आखिर में वह अपनी उन जगहों के नाम ले लेकर मरते हैं जहाँ पर उन्होंने हीरो बनने से पहले काम किए थे। आखिर क्या होता है इन एक्टर के जीवन में, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मदनपुरी हिंदी सिनेमा में विलेन तो बहुत हुए, मगर अदाकार मदनपुरी की जगह आज तक कोई भी नहीं ले पाया है। ये इतने बड़े विलेन थे उस ज़माने के। 60 और 70 के दशक में एक अभिनेता लोगों के दिलों में और दिमागों में ऐसे बस गया था, वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमिताभ की दीवार फिल्म याद करिए, और उसमें विलेन सामंत, जिसकी वजह से अमिताभ अंडरवर्ल्ड में एंट्री लेते हैं, वो सामंत कोई और नहीं, वो मदनपुरी ही थे। दोस्तों, यहाँ पर खलनायक का किरदार हो या चरित्र अभिनेता का, मदनपुरी की बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका है और ना ही कोई कर सकता था। तभी तो 40 साल के कैरियर में 450 फिल्मों में अदाकारी की थी इन्होंने। और दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के नवा शहर में यह रहते थे। निहाल चंद पुरी बड़े ही किस्मत वाले थे जो इनके पिता थे। उनके 5 बेटे हुए थे, जिनमें सबसे छोटा हरीश पुरी था और वह एक इंडियन ऑयल में मैनेजर थे। दोस्तों, यहाँ पर बेटी चंद्रकांता की दिल्ली में शादी हो गई, मगर बाकी 3 बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अदाकार बने थे। वो 3 एक्टर कौन से थे? चमनपुरी, मदनपुरी और अमरीश पुरी। अमरीश पुरी को भी आप भलीभांति जानते होंगे, यह अमरीश पुरी के ही भाई थे। मदनपुरी 1915 में पैदा हुए थे और शुरू से ही हीरो बनने का सपना देखा करते थे। मगर पिता सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने मदन की भी रेलवे में नौकरी लगवा दी, जिससे कि बेटे का जीवन सेटल हो जाए और ज़िंदगी में कोई दुख उठाने ना पड़े। मगर दोस्तों, मदन ने 6 साल नौकरी करने के बाद जुगाड़ से अपना ट्रांसफ़र कलकत्ता करवा दिया था। और कलकत्ता करवाने के बाद, क्योंकि वह हीरो बनना चाहते थे, उनका उस नौकरी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वहाँ न्यू स्टूडियो और उनकी बुआ के बेटे KL सहगल भी रहा करते थे कलकत्ता के अंदर। उनको देखते हुए उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवाया और इनको फिल्मों में जाने का शौक़ था ही। मदन नौकरी ख़त्म करने के बाद रोज़ न्यू स्टूडियो के चक्कर लगाने लगते हैं। और फिर दोस्तों, उनको रोज़ आता देख एक बार सहगल ने पूछ ही लिया कि क्या तुम अभिनय करना चाहते हो, जो बार बार यहाँ पर चक्कर लगाते हो। दोस्तों, बस यही तो मदनपुरी के दिल की बात थी। मदनपुरी ने फ़ौरन हाँ बोल दिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। सहगल ने उनको पहला ब्रेक दिलवा दिया। 1941 में आई खजांची फिल्म में स्टेज डांसर और 1944 में मेरी बहना में डॉक्टर का छोटा सा रोल उनको दिलवा दिया गया था। दोस्तों, 1940 में अहिंसा फिल्म आई और अब वो मुंबई आ गए थे जब अहिंसा फिल्म आती है। तो बतौर हीरो 3-4 फिल्में बनाई थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पर पहचान नहीं बन पाई थी। देवानंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने सलाह दी कि तुम चरित्र अभिनेता और विलेन का रोल करो तो बात बन सकती है। दोस्तों, देव की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम, इनमें करेक्टर रोल किए थे इन्होंने और विलेन के रोल किए थे। हैरत की बात ये रही कि देव की सलाह काम आई और मदनपुरी अब विलेन के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोग उनको जानने लगते हैं। दोस्तों, फिल्में इनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि सुपरहिट रही हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। इत्तेफाक, वक्त, तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हीरो, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता तक इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाले चरण दास के रोल को तो लोग आज तक भी नहीं भूले हैं, जो यहाँ पर इन्होंने रोल किया था, भाई भाई के बीच में आग लगाने का काम किया था। उस दौर में मदनपुरी की हर साल 7 से 8 फिल्में आया करती थी, यानी कि फिल्मों की लाइन लगा दिया करते थे। बम्बई में मदनपुरी पंजाबी गली के अमरकुंज इलाके में रहा करते थे और दोस्तों, उनकी कॉलोनी में KL सहगल, मनमोहन कृष्णा,
पृथ्वीराज कपूर और अपने परिवार के साथ वह सभी लोग वहाँ पर रहा करते थे। और दोस्तों इन सभी की अच्छी गहरी दोस्ती थी। मदन पुरी की बहुत इज्जत हुआ करती थी सभी लोगों के बीच में, क्योंकि यह बहुत ही नेक दिल इंसान थे। राज कपूर उनको अंकल कहते थे और रणधीर कपूर तो उनको देखते ही घबरा जाया करते थे। दोस्तों एक बार रणधीर कपूर स्टूडियो के गेट पर सिगरेट पी रहे थे आराम से खड़े होकर के, तभी वहाँ पर मदन पुरी वहाँ से गुजरते हैं। तभी रणधीर कपूर ने डर के मारे अपनी सिगरेट को फेंक दिया। तभी यह मदन पुरी की नज़र में आ जाता है, उन्होंने देख लिया था और फिर वह हंसते हुए आए और बोले सिगरेट क्यों फेंक दी, पी लेते। दोस्तों वहीं शम्मी कपूर उनको मेटी पुत्र कहा करते थे और मदन पुरी उनको शर्मिया कहकर बुलाया करते थे। किनको? रणधीर कपूर को। दिलीप कुमार और मदन पुरी की दोस्ती का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर 1957 में अंधेरी इलाके में मोहन स्टूडियो हुआ करता था और दोस्तों एक दिन दिलीप कुमार मोहन स्टूडियो के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वहाँ से मदन पुरी निकल रहे थे और फिर दिलीप कुमार ने एक ऐसा शॉट मारा, उस बॉल को मदन पुरी ने कैच कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दिलीप कुमार मदन को पहचानते नहीं थे। जान पहचान हुई तो वो दिलीप कुमार उनको स्टूडियो के अंदर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती परवान चढ़ जाती है और यह बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त बन जाते हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ फिल्में हैं दास्तान, बैराग, क्रांति, विधाता, मजदूर और मसाल। ये कुछ फिल्में हैं जिनमें इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया था। मौत बड़ी ही इनकी दर्दनाक होती है। आखिर क्या होता है अंत समय में इनके साथ, वह भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने शादी शीला नाम की एक लड़की से की थी और प्रवेश इनका बड़ा बेटा था, उससे छोटा कमलेश और सबसे छोटा रमनेश था। इनके 3 बेटे होते हैं। कमलेश जो कि सेना में अधिकारी बन जाते हैं, उन्होंने ही अपने पिता के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है माय फादर द विलन। इस किताब के जरिए ही उनकी मौत का खुलासा हो पाया है। इस किताब में उनके दर्द भरे अंत की कहानी पूरी तरह से बताई गई है। बात 8 मई 1984 की है। मदन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में एक शादी समारोह में जाते हैं और वहाँ शादी समारोह से अगले दिन वो ट्रेन से कोटा अपने बेटा कमलेश का जन्मदिन मनाने के लिए आने वाले थे। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मगर तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है और जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वह बम्बई के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ पर अपना चेकअप कराते हैं। चेकअप में पता चलता है कि उनको कैंसर है। दोस्तों जैसे ही उनको कैंसर का पता चलता है तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और फिर अगले 8 महीने तक वे अस्पतालों के चक्कर और चेकअप कराने में 8 महीने गुजार देते हैं। और दोस्तों अब उनकी किडनियाँ भी जवाब दे देती हैं। अब वह किडनियों का डायलिसिस भी करवाने लगे थे और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि डॉक्टर भी उनको देखकर रोने लगते थे, उनकी बुरी हालत को देख करके। दोस्तों अब वह बेहोशी की हालत में रहने लगे थे और बेहोशी की हालत में रहते रहते वह अपनी उन जगहों के नाम लिया करते थे जहां पर उन्होंने काम किया था, पहले नौकरियां की थी। अब क्या होता है दोस्तों, 13 जनवरी 1985 को उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस दुनिया को छोड़कर वह हमसे दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से एक महान कलाकार अपनी दुनिया से विदा हो गया और अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही अच्छे रोल किए, लोगों को मनोरंजित किया। लेकिन दोस्तों आप एक बात पर विचार ज़रूर करिएगा, हम यहाँ पर जितने भी कलाकारों के नाम लेते हैं, उनको दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ज़्यादातर सबको किडनी की बीमारी और कैंसर की बीमारी होती है। पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर एक्टरों के जीवन में उनको कैंसर या फिर किडनी फेलियर की बीमारी हुआ करती है। दोस्तों यहाँ पर इंसान कुछ भी कर ले, चाहे किडनी की या किसी भी चीज़ की बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी इंसान को तो जाना ही होता है। जीवन में न जाने कितनी भागदौड़ करता है और अंत समय उसके हाथ खाली जाते हैं। ऐसा कई बार होता है दोस्तों। तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, पुण्य करें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं और लोगों के लिए अच्छा सोचें, खूब कमाएं, खूब दान करें। 1 नंबर का कमाएं, 1 नंबर का दान करें, लोगों की भलाई लें और परमपिता परमात्मा को, ऊपर वाले को, वाहेगुरु अल्लाह गॉड को याद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे कि कुछ कमाई हो सके। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर, उसके पूरे जीवन चरित्र के ऊपर। तब तक आप खुश रहें और देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।